Hello students, welcome to class 11th economics, and today we are doing the chapter indifference curve analysis. Today we will complete this chapter, and first topic of today is shift in budget line. Budget line में जो shifting है वो कैसे आती है? देखिए budget line हमने कल पढ़ी थी. बजट लाइन में शिफ्टिंग के टू रीजंस हैं. एक तो कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं उनमें चेंजेस आ जाएं. नेक्स्ट मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर, उसमें चेंज आ जाए, यानी कि कमोडिटी की प्राइस में अगर चेंज आ गया तो बजट लाइन में शिफ्टिंग हो जाएगी, या फिर मनी इनकम जो है कंज्यूमर की वो चेंज हो जाए तो भी बजट लाइन में शिफ्टिंग आ सकती है. जैसे देखिए ये बजट लाइन है, मान लीजिए ये बजट लाइन है. यहाँ पर कमोडिटी एक्स एंड यहाँ पर कमोडिटी वाई, ये हम बजट लाइन शो कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड योर बजट लाइन. फर्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्सचेंज, यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो चेंज हो गई है. अब प्राइस ऑफ कमोडिटी अगर चेंज हो गई है तो कंज्यूमर की जो इनकम है वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. प्राइस ऑफ वाई गुड जो है वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. कंज्यूमर की इनकम और प्राइस ऑफ गुड वाई जो है वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. तो जब ये कांस्टेंट रहेगी तो मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है. एक्स कमोडिटी की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई, तो एक्स कमोडिटी यानी कि एक्स कमोडिटी की पहले वो इतनी क्वांटिटी परचेज कर पा रहा था कंज्यूमर, अब उसकी प्राइस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो उसमें जो क्वांटिटी परचेज की जाएगी वो क्या हो गई? कम. क्योंकि मान लीजिए पहले वो जो गुड है वो 5 रुपीज़ की आती थी, अब वो 10 रुपीज़ की आ रही है, और इसकी इनकम मान लीजिए 100 रुपीज़ है, तो 5 रुपीज़ की आती थी जब वो कितने परचेज कर पा रहा था? 20. अब वो कितनी कर पाएगा? ओनली 10 कर पाएगा. तो इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी का हो पाएगी? मान लिया अब वो इतनी ही परचेज कर पाएगा 100 रुपीज़ में, क्योंकि उसकी इनकम तो कांस्टेंट है. तो ये जो प्राइस लाइन है वो इस तरीके से रोटेट हो जाती है ए से A-B1 तक. ठीक है. तो यहाँ पर अगर प्राइसेस यानी किसी एक चीज में चेंज होगा तो वो रोटेट हो जाएगी A-B से लेकर A-B1 तक. अब अगर मान लीजिए जो प्राइस ऑफ एक्स है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है. यानी मान लीजिए पहले वो 5 रुपीज़ थी, अब वो कितनी हो गई? और ज़्यादा 2.5 हो गई. तो अब 2.5 हो गई तो वो 40 को परचेज कर लेगा. तो यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी? ज़्यादा. तो अब वो कितनी परचेज कर सकता है? बिल्कुल 40, यानी वो ज़्यादा परचेज कर सकता है. तो रोटेशन कहाँ से कहाँ हो जाएगा? A-B से A-B2 तक. ऐसा ही होगा. तो इस तरीके से जो प्राइस लाइन है वो इस तरीके से रोटेट कर सकती है. अब हम बात करते हैं कि ऐसे ही वाई कमोडिटी का रोटेशन जो है वाई कमोडिटी का भी हो सकता है. देखिए कैसे. अब जब वाई कमोडिटी का रोटेशन होगा तो उसमें इनकम और प्राइस ऑफ एक्स गुड जो है वो कांस्टेंट रहेगी. इनकम कांस्टेंट रहेगी और एक्स गुड की प्राइस कांस्टेंट रहेगी, यानी वाई को इंक्रीज या डिक्रीज हम कर सकते हैं. ये हमारी बजट लाइन गुड एक्स यहाँ पर और गुड वाई यहाँ पर, ये हमारी हो गई बजट लाइन. ये बी. अब मान लीजिए प्राइस ऑफ वाई जो है वो इंक्रीज हो गई. जब वाई की प्राइस इंक्रीज हो गई तो पहले हम उसकी इतनी क्वांटिटी परचेज कर पा रहे थे, प्राइस इंक्रीज हो गई तो अब कम कर पाएंगे. तो कितना हो जाएगा? मान लीजिए ये हो गया. तो इस तरीके से प्राइस लाइन हो गई, यानी कि इसका रोटेशन हो जाएगा A-B से लेकर A-B तक. और अगर मान लीजिए इसकी प्राइस जो है वो क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है, सॉरी डिक्रीज हो गई है. तो अगर प्राइस डिक्रीज हो गई है तो अब ज्यादा परचेज कर पाएंगे उसकी क्वांटिटी. तो A-1 से लेकर A-2, तो A-2 A-B से कहाँ हो जाएगा रोटेशन? A-2B. ठीक है. तो इस तरीके से ये रोटेशन जो है प्राइस लाइन में वो होते रहेंगे, लेकिन कंज्यूमर की जो इनकम है वो कैसी है? कांस्टेंट है. तो इस तरीके से ये जो चेंजेस हैं वो होंगे. अब अगर हम बात करें शिफ्टिंग की, हम बात कर रहे हैं शिफ्टिंग की. ये तो हो गया रोटेशन. रोटेशन तो कब होता है? जब किसी एक गुड की प्राइस में चेंजेस आए. अगर किसी एक गुड की प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं तो रोटेशन ही होगा. तो लेकिन अगर दोनों ही गुड्स की प्राइसेस में चेंजेस आ जाएं या फिर इनकम में चेंजेस आ जाए, अब मान लो
कि सेकंड ये प्राइस ऑफ कमोडिटी हमने देख लिया कि अगर एक एक गुड की में चेंज आएगा, अगर दोनों की प्राइसेस में चेंज आ जाएगा तो क्या होगा, दोनों की प्राइस में चेंज आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अब किसी कंज्यूमर की इनकम में मान लीजिए चेंज आ गया है, कंज्यूमर की क्या हो गई है, इनकम चेंज हो गई है, तो ये लेट द डायग्राम बी ड्रॉन। यहाँ पर गुड y, यहाँ पर हमारा गुड x, ये हमारी प्राइस लाइन है A B, ये हमारी प्राइस लाइन हो गई। अब कंज्यूमर की इनकम, मान लीजिए पहले जो कंज्यूमर की इनकम थी वो थी 100 रुपीज, प्राइस ऑफ x था 5 और प्राइस ऑफ y जो था वो भी 5 था, तो दोनों की कितनी कितनी गुड्स परचेज हो रही, दोनों का मान लीजिए 1 1 है, दोनों का प्राइस एक का 1 है दूसरे का भी 1 है, तो दोनों की 50-50 मान लीजिए हम परचेज कर रहे थे। अब जो प्राइस इनकम है वो हो गई है 200 रुपीज, तो दोनों की 100 हम परचेज कर सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी A डैश B डैश में। इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द प्राइस लाइन। और अगर कंज्यूमर की इनकम अगर कम हो जाती है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी शिफ्टिंग। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो राइटवर्ड शिफ्टिंग और डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। तो इस तरीके से कंज्यूमर की इनकम और प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो जो प्राइस लाइन है उसको चेंज कर सकती हैं। प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई कमोडिटी इसके अंदर काफ़ी इफेक्ट डालती हैं। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम। लास्ट टॉपिक है इसका, आज कंप्लीट हो जाएगा आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपने यूटिलिटी एनालिसिस से पढ़ लिया था, जिसमें हमने m/px और m/py, mu(x/px = mu(y/py) वाला जो फॉर्मूला है उससे हमने सॉल्व किया था कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। देखिए कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के लिए, भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मीन्स पॉइंट ऑफ रेस्ट। कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का मीन्स क्या हुआ, पॉइंट ऑफ रेस्ट। पॉइंट ऑफ रेस्ट यानी जहां पर कंज्यूमर रेस्ट करना चाहता है। रेस्ट से मतलब इससे ना तो ज्यादा गुड्स परचेज करना चाहता है और ना ही इससे कम गुड्स परचेज करना चाहता है, ये होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी पॉइंट ऑफ रेस्ट। अब कंडीशंस जो हैं, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कुछ कंडीशंस हैं जिसके थ्रू आप कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो कंडीशन है वो तो ये है कि जिस पॉइंट पर द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन दोनों इक्वल होंगे, यानी जहां पर फर्स्ट कंडीशन ये है वेयर द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड द स्लोप ऑफ बजट लाइन शुड बी इक्वल। दोनों का जो स्लोप है जहां पर इक्वल होगा वहीं पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। मीन स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व तो हमारा क्या था, MRSXY यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन del y/del x, इसको हम del y/del x भी लिख सकते हैं। और स्लोप ऑफ बजट लाइन हमारा क्या था, px/py। सो जहां पर भी जैसे del y/del x = px/py होगा या फिर MRSXY = px/py होगा, वहीं पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो है कि हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, डिमिनिशिंग होनी चाहिए, यानी गिरती हुई होनी चाहिए। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन
दोनों गुड्स की यानी कि दोनों कमोडिटीज़ की जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, डिमिनिशिंग होनी चाहिए, गिरती हुई होनी चाहिए। कि जब इंडिफरेंस कर्व है वो पॉइंट ऑफ जो ओरिजिन होगा यानी उसके कन्वेक्स होता है। इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा वो कैसा होना चाहिए, कन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। और वो कन्वेक्स टू ओरिजिन कब होगा, जब हमारी MRSXY कैसी होगी, गिरती हुई होगी, डिमिनिशिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी, और तभी हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो हो पाएगा। अब इसके अलावा जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, ये तो 2 कंडीशंस हो गई। थर्ड जो हमारी कंडीशन है वो है कि कंज्यूमर की पूरी जो इनकम है वो क्या हो जानी चाहिए, एक्सपेंड हो जानी चाहिए। यानी कंज्यूमर का इनकम प्लस उसका एक्सपेंडिचर दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि ना तो उसे कहीं पर भी कोई भी सेविंग करनी है, कोई भी सेविंग नहीं होनी चाहिए, और ना ही कोई भी एक भी रुपया उसको क्या करना है, बोरो करना है। ना तो उसकी कोई सेविंग्स हो और ना ही उसके कोई बोरोइंग्स हो। तो कंज्यूमर का जो भी इनकम है वो फुली क्या हो जाना चाहिए, एक्सपेंड हो जाना चाहिए, तभी जो कंज्यूमर है वो फुल सेटिस्फेक्शन में होगा। तो ये हो गया हमारा 3 कंडीशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्लोप ऑफ IC इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, means MRSXY is equal to PX upon PY. नेक्स्ट कंडीशन इज डिमिनिशिंग MRSXY, IC जो है वो कैसा होना चाहिए, कन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए, कन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ये हमारा क्या है, MRSXY है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि एक कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो देखें कैसे, वो देखते हैं। वो जो पॉइंट ऑफ रेस्ट है उसकी कंडीशन हम किस तरीके से देखें। देखिए इसके लिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया गुड Y और यहाँ पे हमारा हो गया गुड X और गुड Y। यहाँ पर हम ये बना लेते हैं आपकी प्राइस लाइन। ये हमारी क्या हो गई, प्राइस लाइन हो गई A B। अब हम इसमें कुछ इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 एंड 3 ही काफ़ी हैं। IC1 IC2 IC3, इसको हमने कर दिया ये P Q R एंड दिस इज S। ये हमारा हो गया क्या, प्राइस। अब ये इसको यहाँ पर मैच कर रहा है, ये बाद में ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब ये देखिए ये डायग्राम है हमारा। यहाँ पर 3 IC कर्व आपको गिवन है, यानी इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, और ये आपकी प्राइस लाइन है। तो हम सारी कंडीशंस जो है उनको हम फॉलो करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट जो कंडीशन थी हमारी वो क्या थी, कि जहाँ पर IC कर्व और यानी इसका स्लोप मीन्स MRSXY इज इक्वल टू PX अपॉन PY हो। MRSXY यानी इन दोनों का जो स्लोप है वो इक्वल हो। तो देखो यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर दोनों का स्लोप इक्वल है, यहाँ पर दोनों का स्लोप इक्वल है। तो बताइए क्या हम यहाँ पर दोनों का स्लोप इक्वल है तो यहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर जो MRSXY है, क्या यहाँ पर दोनों का स्लोप इक्वल है। देखिए यहाँ पर इसका स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम पॉइंट P की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पॉइंट वाइज ही चलते हैं।
पॉइंट पी पर अगर हम देखें, 3 जगह पर हमने स्लोप बराबर देखा है, ये पी, क्यू एंड आर। पॉइंट पी पर हम देखें तो यहाँ पर दोनों का स्लोप क्या इक्वल है? नहीं। देखिए यहाँ पर जो ये आईसी कर्व है ये तो बहुत तेजी से जा रहा है, और ये जो लाइन है, प्राइस लाइन जो है वो बहुत स्लोली जा रही है, यानी कि यहाँ पर आईसी कर्व का जो स्लोप है वो ज्यादा है बजाय किसके? प्राइस लाइन के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्यू की बात करते हैं। अब क्यू की बात करें तो यहाँ पे प्राइस लाइन तो बहुत तेजी से जा रही है और जो आईसी कर्व है वो बहुत स्लोली जा रहा है, तो यहाँ पर क्यू पॉइंट पर भी क्या है? तो यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम हो नहीं सकता। MRSXY इज ग्रेटर देन इज लेस देन PX/PY, तो क्यू पॉइंट पर भी जो इक्विलिब्रियम है वो नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं, देखिए एस पॉइंट की। एस पॉइंट जो है वो तो हमारी प्राइस लाइन से ही बाहर है, आउट ऑफ बजट है हमारे, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा, और अगर आप बोरो करेंगे तो फिर तो इक्विलिब्रियम की जो थर्ड कंडीशन है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होने चाहिए, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो अगर आप बोरो करेंगे तो यहाँ पर भी, यानी एस पर भी आपका जो इक्विलिब्रियम है वो नहीं हो सकता। नाउ पॉइंट क्या बचा है हमारे पास? आर। आर पर देखते हैं, इन तीनों पर तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ही पूरी नहीं हुई और उस पर हमारी सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हुई। अब आर पर हम देखते हैं, पॉइंट आर। आर पर देखिए क्या है? MRSXY और PX/PY ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है? बिल्कुल इक्वल हैं। देखिए इसका भी स्लोप बिल्कुल इक्वल है और इसका भी स्लोप बिल्कुल इक्वल है, दोनों बिल्कुल क्या है? इक्वल हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन पूरी होती है। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? कि आईसी कर्व क्या होना चाहिए? कन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। क्या वो कन्वेक्स टू ओरिजिन है? बिल्कुल कन्वेक्स टू ओरिजिन है, यानी कि MRSXY क्या है? गिरती हुई है। यस, बिल्कुल डिमिनिशिंग है, तो यहाँ पर हमारी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होती है। थर्ड कंडीशन क्या थी हमारी? कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अब अगर हमारा जो पॉइंट है वो बजट लाइन पर ही है तो ऑब्वियसली जो इनकम है वो इस एक्सपेंडिचर के बराबर ही होगी, यानी हमारे बजट में है, ना तो बजट से कम है। अगर वो अंदर होता पॉइंट, यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ कोई टी है तो ये क्या है? यहाँ पर रिसोर्सेज का फुल यूज नहीं हो रहा, तो टी पर भी हम क्या नहीं कर पाएंगे? सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे कंज्यूमर को। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर यहाँ पर हो रहा है, बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारी थर्ड कंडीशन भी कंप्लीट हो रही है। तो इस तरीके से ये तीनों कंडीशन जो है वो हमारी पॉइंट आर पर फुलफिल होती हैं, और इस तरीके से जो पॉइंट आर है वो बन जाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि इस कंज्यूमर को Y की इतनी परचेज करनी चाहिए क्वांटिटी और X की क्वांटिटी इतनी परचेज करनी चाहिए। इस तरीके से आप पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इस तरीके से जो हमारा चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप बजट का भी जो फॉर्मूला है वो आप लगा कर देख सकते हैं। कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी, इसको आप देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आप लगाकर देख सकते हैं। ये बिल्कुल आप चैप्टर को एक बार रीड कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। कार्डिनल और ऑर्डिनल में डिफरेंस क्या है? देखिए कार्डिनल ऑर्डिनल, कार्डिनल जो है उसमें हम इन नंबरिंग, इन काउंटिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला, यानी यूटिलिटी आपको कितनी मिली। लेकिन ऑर्डिनल में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किससे ज़्यादा मिली और किससे कम मिली, यानी ऑर्डिनल नंबर में प्रायोरिटीज़ आप दे सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के बेस पर अगर हम देखें तो कार्डिनल यूटिलिटी में आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो, लेकिन ऑर्डिनल में आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है उसमें कांस्टेंट रहती है कार्डिनल में, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जो है मनी की वो हम इंडिफरेंस कर्व में यूज़ ही नहीं करते। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट है यूटिलिटी और यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं है आईसी कर्व में। अल्टरनेटिव नेम इसका तो कार्डिनल का यूटिलिटी एनालिसिस है जो कि हमने सॉल्व किया था मार्शल वाला, और इसका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ऑर्डिनल का। बेस इसका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कार्डिनल का, और इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है।
तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व मैंने आपको करने को पहले ही दे दिए थे, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।